अब ये क्यों जरूरी हो जाता है, जेंडर की पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्स क्यों जरूरी हो जाता है? एक तो सबसे पहले कोई लिविंग पर्सन है या डेड पर्सन है, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन लिविंग एंड डेड पर्सन। इसके अलावा कुछ ऐसे सिविल राइट्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए फिक्स होते हैं, एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए फिक्स हो जाते हैं। लाइक मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स ही ले लीजिए जहाँ पे सिर्फ मेल पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे फीमेल पार्टिसिपेट कर सकता है, या कुछ ऐसी कंडीशन थी जहाँ पे कोई मेल ही अथराइज हो सकता है या फीमेल अथराइज हो, तो उसके लिए भी क्या करना है, जेंडर की पहचान होना जरूरी है। या पैटर्निटी में, मैरिज में, इम्पोर्टेंस में, रेप में, इन सब कंडीशंस में भी ना सेक्स की आइडेंटिफिकेशन वो जरूरी हो जाती है। अब इनका जो सेक्स है या जेंडर है उनको डिटरमाइन कैसे करते हैं? एक तो फिजिकल मार्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस से। फिजिकल मार्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस से हम पहचान लगा सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। लाइक जनरल बिल्ट अगर बात करें, बिल्ट की, तो मेल जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, मस्कुलर होते हैं। फीमेल्स जो होती हैं लेस मस्कुलर होती हैं, उनकी बॉडी जो होती है वो सिलेंडर शेप की होती है, सिलेंडर होती है, लेस मस्कुलर होते हैं। स्काल फेयर, स्काल फेयर जो होते हैं इनके कैसे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, थिन एंड फाइन। और मेल्स की बात करेंगे तो शार्ट होते हैं, थिक होते हैं, कोर्स होते हैं। और जो फेशियल हेयर होते हैं मेल्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी बियर्ड और मुस्टैच जो होती हैं वो मेल्स में पाई जा रही है और फीमेल्स में वो एब्सेंट होती हैं। एडम सेपल प्रोमिनेंट होता है मेल्स में, फीमेल्स में प्रोमिनेंट नहीं होता है उतना ज्यादा। और शोल्डर्स की बात करते हैं, शोल्डर्स, शोल्डर्स जो होते हैं मेल्स में जो होते हैं वो चौड़े होते हैं, ब्रॉडर देन हिप, और फीमेल्स में नैरोअर देन हिप होते हैं, नैरोअर देन हिप होते हैं। जो वेस्ट होती है, वेस्ट मेल्स में जो होती है, वेस्ट जो होती है वेल डिफाइंड नहीं होती है, फीमेल्स में जो होती है वेस्ट वेल डिफाइंड होती है, मेल्स में उतना डिफाइंड नहीं होती है। इसके अलावा जो एक्सटर्नल सेक्सुअल यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं, लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट फीमेल्स में डेवलप होता है आफ्टर प्यूबर्टी, मेल्स में नहीं होते। यूट्रस एंड वेजाइना कहाँ, फीमेल्स में प्रेजेंट होगी, मेल्स में एब्सेंट होगी। जो गोनेट्स हैं यानी टेस्टिस, वो मेल में प्रेजेंट होगा, फीमेल्स में ओवरीज प्रेजेंट होगी। तो ये सारी चीजें हैं जो एक्सटर्नल अपीयरेंस से हम जेंडर का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए एक्सटर्नल अपीयरेंस से नहीं पता चल रहा है, तो फिर सेक्स क्रोमैटिन की माइक्रोस्कोपिक स्टडी के जरिए, जहाँ पे हम दो चीजें देखते हैं, बार बॉडीज और डेविडसन बॉडीज, उससे हम मेल और फीमेल का पता लगा सकते हैं। या फिर गोनेडल बायोप्सी जो एब्सोल्यूट फिक्सेशन करता है, गोनेडल बायोप्सी जो है एब्सोल्यूट फिक्सेशन कर देती है। अब इसमें तीन तरीके से ये है कि अब नॉर्मल केसेस में, लिविंग्स में, एक तो मोस्ट सर्टेन एविडेंस ऑफ सेक्स हो जाता है, एक हाईली प्रोबेबल एविडेंस ऑफ सेक्स एंड एक प्रिजम्पटिव एविडेंस ऑफ सेक्स। ये तीन तरीके से इनकी पहचान के लिए ये चीजें इस्तेमाल। मोस्ट सर्टेन एविडेंस में क्या होगा, मोस्ट सर्टेन एविडेंस ऑफ सेक्स मेल है या फीमेल है, आप कैसे बता सकते हैं एकदम सर्टेनली कि ये वही शख्स मेल है या फीमेल है? प्रेजेंस ऑफ गोनाइड्स, इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता। अगर गोनाइड्स की प्रेजेंस है तो फिर आप उसमें कोई शक व शुबा नहीं रख सकते। अब गोनेट्स में क्या है, मेल्स में क्या पाया जाएगा, टेस्टिस, फीमेल्स में ओवरीज। हाँ, ये मोस्ट सर्टेन एविडेंस ऑफ सेक्स है। हाईली प्रोबेबल एविडेंस, अब जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, लाइक ब्रेस्ट, वजाइना, स्क्रोटम, ये सब जो है ये हाईली प्रोबेबल एविडेंस में आते हैं, हाईली प्रोबेबल एविडेंस में आते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं लाइक मेल्स को गाइनोकोमेस्टिया हो जाए या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, तो वहां पे क्या होगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इससे एग्जैक्ट नहीं हो सकता, सर्टेन एविडेंस नहीं है, ये हाईली प्रोबेबल एविडेंस होता है। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अगर पोज कर रहा है कोई, तो हम मान सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। और एक लास्ट है प्रिजम्पटिव एविडेंस ऑफ सेक्स। अब प्रिजम्पटिव एविडेंस में अभी जैसे है ना, हमने बात की थी कि अब
अब फीमेल्स हैं तो वो साड़ीज पहनेगी, साड़ी पहन रही है, तो मेल्स तो नहीं पहन सकता ना। नॉर्मल हालात में मेल तो साड़ी नहीं पहनेगा, या मांग में सिंदूर तो नहीं लगाएगा मेल। ये प्रिजम्पटिव एविडेंस हो जाता है। वॉइस है, आवाज है, आवाज से हो सकता है किसी की आवाज बहुत पतली हो, लेकिन आमतौर से ये कहा जाता है कि जो पतली आवाज वाले क्या है वो फीमेल्स होती हैं, मर्दों की आवाज थोड़ी भारी होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी मेल्स हैं जिनकी आवाज बहुत पतली होती है। ये प्रिजम्पटिव एविडेंस हो जाता है, प्रिज्यूम कर सकते हैं कि हाँ ये मेल की ही हो सकती है या फीमेल की ही हो सकती है। लेकिन सर्टेनली जब हम तब कहेंगे कि मोस्ट सर्टेनली वो टेस्टिस और ओवरीज का अगर पोजीशन है, यानी उस इंडिविजुअल में या तो टेस्टिस मिले या ओवरीज मिले, तब हम कह सकते हैं कि ये तो या तो मेल है या फीमेल है। अब न्यूक्लियर सेक्सिंग जो की जाती है, मान लीजिए कि हाईली प्रोबेबल माइक्रोस्कोपिक स्टडी में हमको जाना है, सेक्स क्रोमेटिन की हमें स्टडी करनी है, तो उसके लिए हम जो काम करते हैं वो उसको कहा जाता है न्यूक्लियर सेक्सिंग। हाँ, इसमें जो सेक्स सेल्स होती हैं उनको अंडर द माइक्रोस्कोप ये चेक किया जाता है, उसमें कुछ सर्टेन चीजें हैं जो फीमेल्स में स्पेसिफिक है उसी में पाई जाती हैं, तो उससे ये पता लगा लिया जाता है कि ये जो सेल है जिस बॉडी में पाई गई है वो मेल की है बॉडी है या फीमेल की बॉडी है। दो हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन इसमें होता है, दो एग्जामिनेशन बहुत कॉमनली यूज की जाते हैं, एक बार बॉडीज और एक डेविडसन बॉडीज। अब बार बॉडीज क्या है? ये एक सिंगल इनएक्टिव कंडेंस सिंगल एक्स क्रोमोसोम है जो कहाँ पे सोमैटिक, जितनी भी सोमैटिक सेल्स हैं जो डिवाइड हो रही होती हैं, जो डिवाइड हो रही होती हैं सोमैटिक सेल्स, उनमें ये पाया जाता है। इसके लिए बार बॉडीज के प्रेजेंस को देखने के लिए सबसे पहले जो स्मीयर लिया जाता है, यूजुअली कहा जाता है कि आमतौर से जो है बक्कल स्मीयर को यूज किया जाता है, बक्कल स्मीयर को यूज किया जाता है। अब जो ये सेक्स क्रोमेटिन है ये मिलता कब है? ड्यूरिंग माइटोसिस इन द इंटरफेस। ड्यूरिंग माइटोसिस इन इंटरफेज ये जो सेक्स क्रोमेटिन है ये दिख जाता है, तो इसलिए मैंने बताया था कि जितनी भी डिवाइडिंग सेल्स हैं वहीं पे ये बार बॉडीज मिल सकती है। अब बार बॉडीज अगर मिल रही है, अगर बार बॉडी प्रेजेंट है तो वो फीमेल की, मोस्ट कॉमनली ये कहते हैं मेल्स में ओनली 0 to 4% इसका प्रेजेंस होता है, मेल्स में 0 to 4%, और फीमेल्स में 20 to 80% तक बार बॉडीज जो है वो प्रेजेंट रहती हैं, वो प्रेजेंट रहती हैं। अब मान लीजिए टर्नर सिंड्रोम है, XO, अब इसमें कितनी बार बॉडीज होंगी? नंबर ऑफ बार बॉडी इन टर्नर सिंड्रोम? 0। जीरो, वेरी, क्योंकि यहाँ पे ये जो एक क्रोमोसोम होना चाहिए था ये मिसिंग है, एक क्रोमोसोम है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे जीरो हो जाएगी। अब मान लीजिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, इसमें क्योंकि एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम मौजूद है तो इसलिए यहाँ पे एक बार बॉडी होगी, कितनी होगी? एक बार बॉडी यहाँ पे मौजूद होगी। मान लीजिए सुपर फीमेल है, इस क्रोमोसोम में कितनी बार बॉडीज होंगी? तो इसमें दो बार बॉडीज यहाँ पे पाई जाएंगी। ठीक, यहाँ से ये चीजें हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। मोस्ट कॉमनली जो स्मीयर यूज किया जाता है वो बक्कल स्मीयर का यूज किया जाता है, और ये जो सेक्स क्रोमैटिन है ये कहाँ पे दिखता है? ड्यूरिंग माइटोसिस इन इंटरफेस, यहाँ पे मिलता है। सेकेंड चीज जो आती है वो आती है डेविडसन बॉडीज, ये एकदम स्पेसिफिक है, ये मेल्स में एब्सेंट होती है। डेविडसन बॉडीज जो होती है वो मेल्स में एब्सेंट होती है, सिर्फ फीमेल में ही पाई जाती है। अब ये फीमेल्स में पाई जा रही है, कहाँ पे पाई जा रही है? जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इस इसमें जो न्यूट्रोफिल्स की जो अपीयरेंस होती है कुछ मल्टीलोबेड होते हैं, मान लीजिए ये न्यूट्रोफिल्स है, मल्टीलोब है। अब जो मल्टीलोब्स है इसके किसी एक लोब में एक ड्रम स्टिक अपीयरेंस का ये अलग से प्रोजेक्शन मिलता है, माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस है, एक ड्रम स्टिक टाइप का एक प्रोजेक्शन अलग से मिलता है, ड्रम स्टिक फॉर्म कहा जाता है इसको। ये चीज हो गई जो ये अलग से अटैच्ड है, ये चीज हो गई
डेविडसन बॉडीज, ये हो गई डेविडसन बॉडीज। अब ये सिर्फ और सिर्फ जो है फीमेल्स में पाई जाती है, मेल्स में नहीं पाई जाती है। और अराउंड 6% जो है ये फीमेल्स में पाई जाती है, मेल्स में 0% होती है, मेल्स में 0% और 6% इन फीमेल्स। तो यहाँ पे अगर किसी में मान लीजिए डेविडसन बॉडी मिल रही है, तो वो फिक्स है कि वो फीमेल है, वो क्या है, वो फीमेल है, क्योंकि मेल में ये एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। अब एक चीज और होती है, अब सेल सेक्सिंग के लिए, न्यूक्लियर सेक्सिंग के लिए ना, हेयर फॉलिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हेयर फॉलिकल्स या जनरल आप हेयर की बात कर लीजिए, तो वो आसानी से पुट्रीफाई नहीं होते, वो कई साल तक ऐसे ही पड़े रहते हैं। और उसमें जो है बार बॉडीज और वाई क्रोमोसोम्स को डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है। तो हेयर सेल्स, हेयर फॉलिकल्स जो होती हैं, ये भी सेल सेक्सिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक थर्ड चीज है गोनेडल बायोप्सी। गोनेडल बायोप्सी यानी टेस्टिस और ओवरीज से इसकी बायोप्सी ली जाती है। टेस्टिस या ओवरीज से हम गोनेडल बायोप्सी करते हैं। ये जो है ये कंफर्मेटरी मेथड है, एकदम एब्सोल्यूट फिक्सेशन है ये। कंफर्मेटरी मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, गोनेडल बायोप्सी, ये एकदम कंफर्म मेथड है। लेकिन कुछ ऐसी भी कंडीशंस होती हैं, जैसे नॉर्मल केसेस में तो सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत आसान है, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन से भी कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं लाइक इंटरसेक्स है, इंटरसेक्स है, या स्केलेटल रिमेंस है, एडवांस डिकम्पोजिशन है, कंसील्ड सेक्स है। तो ऐसी कंडीशंस में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस से हम मेल या फीमेल को आइडेंटिफाई कर लें। कुछ कंडीशंस हैं, देखिएगा। इंटरसेक्स, इंटरसेक्स का मतलब क्या, इंटरमिंगलिंग ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स, एक ही इंडिविजुअल में दोनों जेंडर्स के सेक्सुअल कैरेक्टर्स थोड़े बहुत पाए जाएंगे, उसको कहा जाता है इंटरसेक्स। अब हो सकता है फिजिकल फॉर्म में ही सिर्फ बदलाव हो, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंटरनली कुछ और हैं, एक्सटर्नली कुछ और हैं, सेक्सुअल बिहेवियर भी उसी हिसाब से चेंज हो सकता है। अब ये जो पूरा इंटरसेक्स होता कैसे है ना, कुछ इम्ब्रानिक डेवलपमेंट जब होता है उस वक्त कहीं पे कोई दिक्कत हो जाती है, कोई डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ये सेक्सुअल डिफेक्ट पैदा होते हैं, इंटरसेक्स वाली कंडीशन ये डेवलप होती है। इसमें चार चीजें होती हैं, गोनेडल एजेनेसिस है, गोनेडल डिसजेनेसिस है, ट्रू हर्माफ्रोडाइटिस एंड स्यूडो हर्माफ्रोडाइटिस, है ना। गोनेडल एजेनेसिस, ए लगा हुआ है, एजेनेसिस मतलब जो टेस्टिस और ओवरीज हैं ये कभी डेवलप ही नहीं हुई। एजेनेसिस का मतलब डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। तो जो गोनेड्स हैं, नेवर डेवलप, जब गोनेड्स कभी डेवलप ही नहीं हुए, गोनेड डेवलप ही है, तो गोनेडल बायोप्सी जो हो जाएगी वो निगेटिव आएगी। यहाँ पे गोनेडल बायोप्सी जो होगी वो निगेटिव आएगी, गोनेड्स कभी डेवलप ही नहीं। इस कंडीशन को कहा जाता है गोनेडल एजेनेसिस। दूसरी चीज जो होती है वो गोनेडल डिसजेनेसिस, इसमें एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं या एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट बट टेस्टिस और ओवरीज फेल टू डेवलप। वो क्या होते हैं, जो टेस्टिस और ओवरीज होती हैं उनका डेवलपमेंट वो डिफेक्टिव रह जाता है, उसमें डिफेक्ट रह जाता है, जो बाद में क्या होता है वो धीरे धीरे और क्या, जैसे एनाप्लास्टिक, एना जिसको हम कहते हैं एप्लेजिया, गोनेडल एप्लेजिया हो जाती है, जिसमें वो पूरा के पूरा जो होते हैं हाइपोप्लास्टिक हो जाते हैं। उसको कहा जाता है स्ट्रीक गोनेड्स, उनका डेवलपमेंट जो है वो रुक जाता है। प्यूबर्टी पे जो होता है वो जो गोनेड्स होते हैं वो डेवलप होते हैं पूरी तरीके से, लेकिन प्यूबर्टी आने तक जो होता है उसमें वो डिसफंक्शन, पूरा तरीके से उनका फंक्शन ही खत्म हो जाता है। और सिर्फ उनके गोनेड्स में क्या बचता है, फाइब्रस टिश्यूज, जिनको कहा जाता है स्ट्रीक गोनेड। दो कंडीशन बड़ी कॉमन है स्ट्रीक गोनेड से रिलेटेड, दो सिंड्रोम्स होते हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं, गायनिकोलॉजी में भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको देखेंगे। एक तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, दूसरा टर्नर सिंड्रोम है, वो गोनाइडल डिसजेनेसिस की वो टाइप्स हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मोस्ट कॉमन सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर है एसोसिएटेड विद मेल हाइपोगोनेडिज्म। मोस्ट कॉमन सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद मेल हाइपोगोनेडिज्म, यानी गोनेड्स जो है वो फंक्शनिंग नहीं है, इसलिए हाइपो का टर्म यूज हो गया।
मतलब वो फंक्शन नहीं कर रहे हैं गोनेड्स। तो एक चीज तो ये एक लाइन ये इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट कॉमन सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद मेल हाइपोगोनेड इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्या है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। इसमें एनाटॉमिकली या जिसको हम कहते हैं फेनोटाइप, वो क्या होगा, वो मेल का होगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कैरियोटाइप क्या होता है, एक्स एक्स वाई, सेक्स क्रोमेटिन पॉजिटिव ये होगा। इसका जो कैरियोटाइप होता है एक्स एक्स वाई है, इसी को हम जीनोटाइप भी कहते हैं। अब क्योंकि ये एडिशनल जो एक्स क्रोमोसोम है, जब हम न्यूक्लियर सेक्सिंग करेंगे इनकी इनकी जब हम न्यूक्लियर सेक्सिंग करेंगे, डेविडसन बॉडी या बार बॉडीज को चेक करेंगे, तो इस एडिशनल एक्स क्रोमोसोम की वजह से वो पॉजिटिव आ जाएगा। वो क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इंटरनली हम ये कह सकते हैं कि ये जो इसका कैरियोटाइप तो बेशक 47XXY है, लेकिन क्योंकि ये क्रोमेटिन पॉजिटिव है, तो इंटरनल सेक्स या न्यूक्लियर सेक्स जो इसका होगा, न्यूक्लियर सेक्स, वो क्या हो जाएगा, वो फीमेल का होगा। लेकिन एक्सटर्नल अपीयरेंस या फेनोटाइप जो है वो मेल्स की होती है इसमें। कैरियोटाइप तो इसका जो हम लिखते हैं 47XXY, इंसिडेंस 500 में 1 का इंसिडेंस इसका होता है, 500 में 1 का इसका इंसिडेंस होता है। और खासतौर से इसके चांसेस जो है वो बढ़ते जाते हैं विद इंक्रीजिंग मैटरनल एज। विद इंक्रीजिंग मैटरनल एज चांसेस ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये बढ़ जाते हैं। अब इसका फीचर्स क्या होता है, देखिए एनाटॉमिकली जो है ये मेल होते हैं, जो इनका फेनोटाइप है जो दिखने में सामने से, ये पूरी तरीके से ये मेल होते हैं। लेकिन जब न्यूक्लियर सेक्सिंग हम कराते हैं तो इनका जो निकल के आता है जेनोटाइप, वो फीमेल का आता है। क्यों, क्योंकि जब एक एक्स क्रोमोसोम एडिशनल यहाँ पे मौजूद है, वो क्या करेगा, वो या तो डेविडसन या बार बॉडी को पॉजिटिव बता देगा, तो न्यूक्लियर सेक्सिंग में ये तो फीमेल साबित हो गए। लेकिन एक्सटर्नल अपीयरेंस इनका पूरा क्या होता है, मेल का होता है। इनके फीचर्स क्या क्या होते हैं, एक तो डिलेड ऑनसेट प्यूबर्टी होती है ऐसे लोगों में। क्या होती है, डिलेड ऑनसेट प्यूबर्टी होती है। दूसरे, प्यूबर्टी पे इनके में ब्रेस्ट डेवलपमेंट बहुत अच्छा पाया जाता है, यानी गायनिकोमेस्टिया डेवलप हो जाता है, गायनिकोमेस्टिया डेवलप हो जाता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी सर, आवाज नहीं। हेलो। आई। यस सर, आ रही है। जी ठीक। सर। तो देखिए जो एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर होते हैं वो एब्सेंट होते हैं टोटली। और इसी के साथ साथ जो फेशियल हेयर होते हैं वो भी स्कैंटी या एकदम से एब्सेंट होते हैं। वो भी एकदम, हेयर ऑन चेस्ट एंड चिन्स वो एकदम स्कैंटी या एब्सेंट वो भी हो जाते हैं। टाल स्ट्रेचर होता है और एबनॉर्मल बॉडी प्रोपोर्शन। आमतौर से ये माना जाता है कि जो हमारा आर्म स्पैन है, मान लीजिए किसी को इस तरीके से आप खड़ा कर दीजिए, हाँ, तो ये जो लेंथ है आर्म स्पैन की, ये इसकी जो पूरी इसकी हाइट है इसके बराबर हो जाती है। हाँ, जो आर्म स्पैन है वो पूरी हाइट के उसके बराबर माना जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है डिसप्रपोर्शनेट हाइट हो जाती है। जो आर्म स्पैन है उसकी हाइट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है नॉर्मल बॉडी प्रोपोर्शन से। उसको कहा जाता है एबनॉर्मल बॉडी प्रोपोर्शन भी होता है। स्टेचर टाल होता है। ये जो वेस्ट के ऊपर से इनकी हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है। टेस्टिस जो है वो चाइल्डहुड में नहीं मिलेगी। टेस्टिस इज नॉट फेल्ट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। लेकिन एडोलसेंट में जब प्यूबर्टी वाला एज शुरू होता है तो फिर वो एक फर्म फाइब्रोटिक यानी फाइब्रोज्ड हो जाती हैं। और नॉन टेंडर टू पाल्पेशन, नॉर्मल
हेल्दी इंडिविजुअल में अगर टेस्टिस को पाल्पेट किया जाए तो वहाँ पे टेंडरनेस जरूर होगी, लेकिन ऐसी कंडीशंस में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में वो क्योंकि फाइब्रोसिस हो चुकी होती है तो वो नॉन टेंडर होते हैं। और साथ ही साथ अगर हम इनका सीमेन एनालिसिस कराएंगे तो वहाँ पे एजोस्पर्मिया मिलेगा। क्या मिलेगा? एजोस्पर्मिया मिलेगा। और जब हम इनकी हार्मोनल एसे कराते हैं, हार्मोनल एसे, तो एफएसएच और एलएच ये दोनों के दोनों रेस्ड मिलते हैं। टेस्टोस्टेरोन में भी नॉर्मल मिल सकता है, टेस्टोस्टेरोन लो या नॉर्मल मिल सकता है। कुछ कंडीशंस में ये होता है कि नॉर्मल भी टेस्टोस्टेरोन लेवल लेकिन लोअर साइड पे रहते हैं और लो रहता है। टेस्टोस्टेरोन में भी लो और इवन नॉर्मल, नॉर्मल रहेगा तो जो लोअर साइड है वहां पे रहेगा। एफएसएच और एलएच जो होते हैं वो इंक्रीज्ड होते हैं, बहुत ज्यादा वो बढ़े हुए होते हैं। अब यहाँ पे जो ये पूरे पर्सन है जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का पर्सन है, वो इनके में बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है ऑटो इम्यून डिजीजेस का, ऑटो इम्यून डिजीजेस का, डायबिटीज मिलाइटस का ना, ऑस्टियोपिनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, इन सब का जो इंसिडेंस इनमें ज़्यादा हो जाता है, ये हाइयर रिस्क पे होते हैं ना। एजोस्पर्मिया मिलेगा, एफएसएच और एलएच जो है वो इंक्रीज्ड मिलेगा। ये एजोस्पर्मिया, एफएसएच और एलएच इंक्रीज, ये वाला पेशेंट फॉलोअप में हमारे आया हुआ है, उसकी शादी भी हो चुकी है। इनफर्टिलिटी सेंटर भेज दिया, पता नहीं उसका क्या होगा। बहरहाल उसका एफएसएच एलएच दोनों रेज्ड था। उसका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल था वो था तो नॉर्मल लेकिन लोअर साइड पे था। और उसकी जो वॉइस थी, आप अगर उसको सामने से नहीं देखेंगे तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये मेल है, इतनी पतली उसकी आवाज़ थी। तो कभी कभी इसके पेशेंट इस तरीके से मिल जाते हैं। डिसप्रपोर्शनेट हाइट भी मिलेगी, टाल स्टेचर मिलेगा, और दाढ़ी मूंछ उसको एकदम एब्सेंट थी। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम थे। अब जो एक टर्म होता है हाइपर गोनेडोट्रॉपिक हाइपोगोनेडिज्म, कि ये गायनिकोलॉजी में ज्यादा डिटेल है इसकी। हाइपर गोनेडोट्रॉपिक हाइपोगोनेडिज्म का मतलब क्या हुआ? यानी कि जो टेस्टिस या ओवरीज हैं वो उनका डिफेक्टिव डेवलपमेंट है, गोनेड्स जो है वो हाइपोगोनेडिज्म की कंडीशन वो हो जाती है। हाइपर गोनेडोट्रॉपिक यानी जो गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन है, जो जीएनआरएच है, जो पिट्यूटरी से निकल रहे हैं, वहां ये फंक्शन सही है। ये क्या करते हैं यहाँ से, क्योंकि निगेटिव फीडबैक है, यहाँ से एब्सेंस है, तो ये क्या करते हैं, ये ज्यादा रिलीज जीएनआरएच वो कितना, वो ज्यादा रिलीज होता है। ऐसी कंडीशन को कहा जाता है हाइपर गोनेडोट्रॉपिक हाइपोगोनेडिज्म, हाइपोगोनेडोट्रॉपिक हाइपोगोनेडिज्म। इसके बाद जो सेकेंड कंडीशन आती है वो है टर्नर सिंड्रोम। ह्यूमन फीमेल्स में, यानी फीमेल्स में मोस्ट कॉमन सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी जो है वो टर्नर सिंड्रोम है। मोस्ट कॉमन सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी इन फीमेल्स क्या है? टर्नर सिंड्रोम है। अब इसका जो इंसिडेंस होता है न्यूबॉर्न्स में 1 in 2500, यानी 2500 में एक इंसिडेंस इसका होता है टर्नर सिंड्रोम का। अब टर्नर सिंड्रोम को एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो होगा, इसका जो फेनोटाइप होगा वो क्या होगा? वो फीमेल होगा। वो क्या होगा? वो फीमेल होगा। लेकिन न्यूक्लियर सेक्सिंग जब कराएंगे तो वो निगेटिव निकलेगा। क्यों? क्योंकि इनका जो जीनोटाइप है वो है XO। तो क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो क्रोमोसोम है ये एब्सेंट है, तो न्यूक्लियर सेक्सिंग क्या होगी? निगेटिव आएगी। जब निगेटिव, मेल्स में भी निगेटिव आती है, मेल्स में भी न्यूक्लियर सेक्सिंग जब हम कराते हैं तो डेविडसन बॉडीज या बॉर बॉडीज जनरली जो है वो एब्सेंट आती हैं। तो न्यूक्लियर सेक्सिंग में ये आ जाएंगे मेल्स, लेकिन इनका जो फेनोटाइप होता है वो क्या होता है? फीमेल का होता है। एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होती है इनकी फीमेल की होती है, लेकिन न्यूक्लियर सेक्सिंग जो होती है वो मेल्स की होगी, क्योंकि मेल्स में भी न्यूक्लियर सेक्सिंग निगेटिव होती है। इनका जो कैरियोटाइप है वो 45XO है। इसमें बॉर बॉडीज जो होगी एब्सेंट होती है। अब आइए इनके फीचर्स, टर्नर सिंड्रोम के फीचर्स। शॉर्ट स्टेचर होगा, वेब्ड नेक। वहां पे क्लाइनफेल्टर्स में क्या मिल जाता है? क्लाइनफेल्टर में टाल स्टेचर मिल रहा है, टर्नर सिंड्रोम में शॉर्ट स्टेचर मिल रहा है। वाइडली स्पेस्ड निपल होते हैं। रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया का इन्फेक्शन होता रहता है। टोसिस टोसिस रहती है इनके में। ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स।
विद लो सेट ईयर्स हैं। सेक्सुअल इन्फेंटिलिज्म विद प्राइमरी एमिनोरिया, इनके में क्या होता है, प्राइमरी एमिनोरिया पाई जाती है। इसके अलावा रीनल एबनॉर्मलिटीज में हाइड्रोनेफ्रोसिस है, हार्श थ्रू किडनी है, हाइपरटेंशन है, ये चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मलिटीज में कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा है, अर्टिक स्टेनोसिस है, बाइकस्पिड अर्टिक वॉल है, ये सब कंडीशंस कॉमन होती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन कभी कभी ये बनता है कि मोस्ट कॉमन कार्डियोवास्कुलर एनोमली जो होगी टर्नर सिंड्रोम में कौन सी पाई जाएगी, यानी मोस्ट कॉमन हार्ट डिफेक्ट इन टर्नर सिंड्रोम। मोस्ट कॉमन हार्ट डिफेक्ट इन टर्नर सिंड्रोम कौन सा होगा? माइट्रल रिगर्जिटेशन है। ना ना, वो तो एकदम अलग चीज होगी। बाइकस्पिड aortic वॉल्व, बाइकस्पिड aortic वॉल्व ये मोस्ट कॉमन हार्ट डिफेक्ट है। सेकेंड मोस्ट कॉमन जो है वो क्वार्क्टेशन ऑफ एओर्टा, सेकेंड मोस्ट कॉमन जो है वो क्वार्क्टेशन ऑफ एओर्टा होता है। अब इसकी जैसे एट द बर्थ आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि मे बी ये जो चाइल्ड है ये टर्नर सिंड्रोम का हो सकता है। टर्नर सिंड्रोम का ये जो अर्लीस्ट फीचर होती है न्यूबॉर्न गर्ल में, एडिमा ऑफ हैंड एंड फीट, ये एट द टाइम ऑफ बर्थ ही मिल जाएगा, एडिमा ऑफ हैंड एंड फीट। तो इससे ये थोड़ा बहुत अंदाजा हो सकता है कि ये जो चाइल्ड है मे बी ये टर्नर सिंड्रोम का केस हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गया इनकी फीचर्स हो गए। सर बाइकस्पिड आयोटिक क्या है? बाइकस्पिड एओर्टिक जो कस्प होते हैं, जो वाल्व होते हैं ना उसमें कस्प बने होते हैं, तो उन्हीं कस्प की कोई परेशानी जो उसमें कोई वो हो जाए। अब यहाँ पे या तो कस्प का ये स्टेनोसिस भी हो सकता है, रिगर्जिटेशन भी हो सकता है। जो लीफलेट्स होती हैं वाल्व की उनको कस्प कहा जाता है, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, उनमें या तो स्टेनोसिस हो जाए या रिगर्जिटेशन हो जाए। तो ऐसी कंडीशन, ये जो कॉमन कंडीशन हो जाती है एओर्टिक वाल्व से रिलेटेड, ये टर्नर सिंड्रोम में ये होता है। क्वार्क्टेशन ऑफ एओर्टा सेकंड मोस्ट कॉमन हार्ट डिफेक्ट है इसमें। नेक्स्ट आता है ट्रू हर्माफ्रोडाइटिस। ट्रू हर्माफ्रोडाइटिस ये एक रेयर कंडीशन जिसको कहा जाता है बाइसेक्सुअल या डबल सेक्स। बाइसेक्सुअल या डबल सेक्स। अब यहाँ पे जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं, एक्सटर्नल यहाँ पे दोनों सेक्सेस के एक ही साथ पाए जाएंगे, एक ही इंडिविजुअल में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कुछ मेल का कुछ फीमेल का दोनों पाया जाएगा। इसको कहा जाता है ट्रू हर्माफ्रोडाइटिस या बाइसेक्सुअल या डबल सेक्स। बहुत रेयर कंडीशन है, लेकिन जो सेक्स क्रोमेटिन होती है, जो सेक्स क्रोमेटिन यानी सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं, या तो वो मेल के होंगे या फीमेल के होंगे। सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं आइदर मेल या फीमेल के होंगे, लेकिन जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो है वो दोनों दोनों जेंडर्स के एक ही इंडिविजुअल में एग्जिस्ट करेगी। कुछ पार्ट मेल्स का हो सकता है, कुछ पार्ट फीमेल्स का हो सकता है। इसके बाद आता है सीउडो हर्माफ्रोडाइटिस। सीउडो हर्माफ्रोडाइटिस इसमें जो होता है, जो गोनेडल टिश्यूज होती हैं एक ही सेक्स की, एक ही जेंडर की इंटरनली पाई जाएगी, लेकिन जो एक्सटर्नल होगा वो बिल्कुल अपोजिट सेक्स का होगा। यानी इंटरनल अगर ओवरी है तो एक्सटर्नली क्या फीमेल अपीयरेंस होना चाहिए, लेकिन इसी का जस्ट अपोजिट होता है। इंटरनली अगर आपको ओवरी मिल रही है गोनेड्स में, एक्सटर्नल हो सकता है पूरा का पूरा वो क्या मिलेगा, मेल अपीयरेंस का मिलेगा। इसको कहा जाता है सीउडो हर्माफ्रोडाइटिस। क्या कहेगा इसको, सीउडो हर्माफ्रोडाइटिस। इसमें जो होता है आइदर ओवरी या टेस्टिस मिलेगी इंटरनली गोनेड्स में, लेकिन जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होगी वो जस्ट उसके अपोजिट सेक्स की होगी। दो कंडीशन बनती है, मेल सीउडो हर्माफ्रोडाइटिस और फीमेल सीउडो हर्माफ्रोडाइटिस। मेल सीउडो हर्माफ्रोडाइटिस इसमें जो होता है मेल कैरियोटाइप होगा, मेल कैरियोटाइप होगा, और जो इंटरनली गोनेड्स क्या होंगे, वो टेस्टिस होंगे। गोनेड्स क्या होंगे, टेस्टिस होंगे, और जो कैरियोटाइप हम लेके आएंगे न्यूक्लियर सेक्सिंग से वो मिलेगा एक्स वाई मिलेगा। लेकिन जो इसमें परेशानी कहाँ पे होती है, इसमें जो ना एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है उनका कंप्लीट या पार्शियल फेमिनाइजेशन हो जाता है ड्यू टू दो कंडीशन होती है, या तो एंड्रोजन रिसेप्टर डिफिशियंसी,
एंड्रोजन रिसेप्टर डिफिशियंसी या 5 अल्फा रिडक्टेज डिफिशियंसी, दो कंडीशन होती हैं जिसकी वजह से ये जो कंडीशन है वो डेवलप होती है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो हो जाते हैं वो फीमेल के हो जाते हैं। कैसे? पहली जो कंडीशन है वो एंड्रोजन रिसेप्टर से रिलेटेड है। ठीक, एंड्रोजन रिसेप्टर डिफिशियंसी। अब इसमें कंप्लीट एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी हो सकती है जिसको टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम कहते हैं, या इनकम्प्लीट एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी हो सकती है। सेकेंड जो आती है 5 अल्फा रिडक्टेज, 5 अल्फा रिडक्टेज डिफिशियंसी। इसमें ये जो 5 अल्फा रिडक्टेज है इसका काम क्या है? इसका काम जो है ना, ये जो टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, टेस्टोस्टेरोन जो है इनएक्टिव फॉर्म होता है, इसका जो एक्टिव फॉर्म होता है वो डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन होता है। डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, ये जो डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन है ये एक्टिव फॉर्म है, और टेस्टोस्टेरोन से डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? 5 अल्फा रिडक्टेज। अब जब 5 अल्फा रिडक्टेज है ही नहीं, इसकी डिफिशियंसी है, तो टेस्टोस्टेरोन कभी भी ना डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जब कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो जो मेल के कैरेक्टर्स, सेक्सुअल कैरेक्टर्स बनने चाहिए थे वो डिफेक्टिव होंगे, नहीं बन पाएंगे, तो पूरा अपोजिट सिनेरियो पर प्रेजेंट हो जाता है, पैदा हो जाता है। इसी तरीके से फीमेल स्यूडो हर्माफ्रोडाइटिस। अब जो कैरियोटाइप होगा इसमें किसका होगा? इसमें फीमेल्स का होगा, और जो गोनेड्स होंगे वो क्या होंगे? ओवरी होंगे। लेकिन जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होगी वो पूरी तरीके से जो होगी वो मेल्स के उसमें, लाइक क्लाइटोरिस जो होगी वो इतनी बढ़ जाएगी कि वो लाइक मेल पेनिस इससे रिजेंबल करने लगती है, और जो लेबिया मेजोरा और माइनोरा ये फ्यूज होके ना स्क्रोटम जैसी अपीयरेंस ले लेते हैं। तो एक्सटर्नली जो देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये मेल है, लेकिन इंटरनली जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो किसके होंगे? फीमेल के होंगे। अब क्यों होता है? इसमें जो मोस्ट कॉमन कंडीशन जो है वो इसको जो रिलेट करती है वो कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया। किसकी वजह से होता है? कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया। अब इसके कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली होता है वो 21 हाइड्रोक्सिलेज डिफिशियंसी की वजह से। देखिए इससे ज्यादा यहाँ पे नहीं पढ़ना है, गायनिकोलॉजी में पूरा अलग से इसका पूरा चैप्टर है। 21 हाइड्रोक्सिलेज डिफिशियंसी मोस्ट कॉमन कंडीशन है जो कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया से रिलेटेड है, और इसकी वजह से ये फीमेल स्यूडो हर्माफ्रोडाइटिस ये डेवलप होता है। इंटरनली जो होते हैं वो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे, लेकिन एक्सटर्नली जो होंगे वो पूरी तरीके से मेल की तरह वो रिजेंबल करते हैं। अब लास्ट में एक आता है कंसील्ड सेक्स, यानी छुपा हुआ। इसमें ये जो होता है ना, खास तौर से क्रिमिनल्स जो लोग होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो मान लीजिए कहीं पे ऐसा अपनी पहचान छुपाने के लिए हो सकता है कि वो अपनी एक्सटर्नल अपीयरेंस को चेंज कर ले। लाइक कोई क्रिमिनल है, मेल है, वो साड़ी वाड़ी पहन के घूमने लगा, ड्रेस चेंज कर लिया या कोई और किसी मेथड से, तो उसने अपने क्या किया, अपने जो एक्सटर्नल अपीयरेंस थी उसको छुपा लिया, तो इसको कहा जाता है कंसील्ड सेक्स। इसको बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है, बस एक बार फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे पता चल जाएगा। अब कोई एडवांस डिकम्पोजिशन है, बहुत ज्यादा बॉडी जो है वो डिकम्पोज हो चुकी है, यानी सड़ चुकी है, ऐसी कंडीशन में कैसे पता लगाते हैं? सबसे लेट जो कौन सा ऑर्गन है जो पुट्रीफाई होता है? यूट्रस और प्रोस्टेट।